नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भैंस टॉक में और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारतीय वायुसेना को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है क्योंकि भारत यूरोप के साथ मिलकर यहां पर अब बनाएगा सबसे खतरनाक जेट और यह संसदीय रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। आखिर भारत यूरोप के साथ मिलकर यहां पर फाइटर जेट क्यों बनाएगा, किस तरीके का यह फाइटर जेट होगा और सबसे अहम बात, भारत का जो अपना जो चल रहा था प्रोजेक्ट जिसमें भारत अपना इंडिजीनियस फाइटर जेट बना रहा था तेजस, उसका क्या होने वाला है। इन सारी चीजों को इस वीडियो में आपको बताएंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं उसमें किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, कभी फंड्स की, कभी परमिशंस की, कभी जो है कि उसके इंजन को लेकर तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। और इधर चाइना जो है वो लगातार खुद को विकसित कर रहा है। अब यहाँ पर बात यह है कि चाइना खुद को विकसित कर रहा है, ये तो एक भारत के लिए चुनौती है ही, साथ में यह भी एक चुनौती है कि वो अगर खुद कुछ ऐसा बना लेता है तो वो देता है पाकिस्तान को, ताकि दोनों तरफ से यहाँ पर भारत घिरा रहे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी जिसके वजह से भारतीय सरकार ने ये फैसला लिया है और भारतीय वायुसेना को और मजबूत बनाने का यहाँ पर काम करने की तैयारी चल रही है। अगर आप हेडलाइंस पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि इंडियाज आईज एंट्री टू यूरोपियन सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, यानी कि फाइटर प्रोग्राम के अंदर जो सिक्स्थ जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जा रहा है यूरोप के अंदर, उन प्रोग्राम्स में भारत भी जो है एंट्री लेने की सोच रहा है, देख रहा है, उनमें एंट्री लेने वाला है। किस तरीके के प्रोग्राम्स हैं आगे आपको पता चलेंगे। अब साथियों, बात करें ये सिक्स्थ जनरेशन प्रोग्राम की तो देखिए, भारत जो है वो चाहता है कि अब छठी पीढ़ी वाला जो लड़ाकू विमान बनाए जाए, उसकी जो टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि आप सभी को पता है भारत अभी जो है वो अच्छे तरीके से फिफ्थ वाला भी नहीं बना पाया है, मतलब फिफ्थ जनरेशन का भी नहीं बना पाया है और यहाँ पर दुनिया सिक्स्थ पे जा रही है। तो इसके वजह से भारत को यह फैसला लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, भारत जो है वो यूरोपीय परियोजनाओं में भागीदारी की संभावना है और यह संसदीय समिति रिपोर्ट से जो है कि पता चला है कि भारत जो है यूरोप में चल रही परियोजनाओं में हिस्सा लेने वाला है। अब इसका कारण क्या है, आखिर भारत को इस कदम की जरूरत क्यों पड़ी है, तो समझिए, पहला कि जो भारतीय वायुसेना है वो लगातार कमजोर हो रही है। कमजोर होने से अर्थ यह नहीं है कि बहादुरी कम है या फिर भारतीय सेना सशक्त नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि आने वाला जो समय है उसमें हमें और अपग्रेडेशन की जरूरत होगी, क्योंकि अगर कोई अपग्रेड खुद को नहीं करता है तो फिर वो मतलब कि दुनिया से बहुत पीछे हो जाता है, जिसका भुगतान उसको करना पड़ता है। चाहे आप नोकिया स्मार्टफोन का ही देख लें और नोकिया का देख लें, नोकिया कीपैड पर ही रहा। जिस समय उसको एंड्रॉइड पर, दुनिया में एंड्रॉइड फोन्स आ रहे थे, वो उस पर शिफ्ट नहीं होना चाहता था। एक समय था कि नोकिया जो है वो पूरे जगह पर राज करता था, सिर्फ नोकिया का फोन ज्यादा चलता था। लेकिन आज का समय है कि आप रेयरली कोई नोकिया का स्मार्टफोन का नाम जानते होंगे या फिर कोई भी जो है नोकिया का फोन यूज करते होंगे जो टच स्क्रीन होगा। तो नोकिया यहां से विलुप्त हो गया। इसीलिए भारतीय जो वायुसेना है इसको सशक्त बनाना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, भारत, क्योंकि देखिए अभी जो भारत में मौजूदा स्क्वाड्रन है इनकी संख्या यहाँ पर 31 है भारत के पास, और हमें अभी फिलहाल जरूरत कितनी है, तो फिलहाल हमें 42 प्लस स्क्वाड्रन्स की जरूरत है अपनी भारतीय सेना को, ताकि पूरे भारत की वो सुरक्षा कर पाए। लेकिन इसमें हमारे पास है कितना, तो मात्र 31 स्क्वाड्रन ही मौजूद है। साथियों, 5वीं पीढ़ी का जो AMCA है वो अभी विकास में ही है। जो हमारा 5वीं पीढ़ी का प्रोजेक्ट AMCA है वो अभी विकास में ही है, 2030 तक या फिर देखिए कब तक वो होता है। वहीं दुनिया जो है वो छठी पीढ़ी की तरफ यहाँ पर बढ़ गई है। साथियों, यह सोच है कि हम पीछे न रह जाएं, चाइना या फिर कोई अन्य देश हमारे ऊपर मतलब कि वर्चस्व उसका न बढ़े, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के बस की तो है नहीं वो कुछ करेगा या फिर बना पाएगा, वो तो खाने के लिए मोहताज है। लेकिन अगर चाइना बना लेता है तो फिर वो दे देगा किसको, पाकिस्तान को, और आप सब यह बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी इन चीजों की। अब बात करें कि जो 2 यूरोपीय गुट हैं उनमें अंतर क्या है, भारत किस में शामिल होगा या फिर क्यों जो है कि देख रहा है कि हमको किस वाले गुट में शामिल होना चाहिए। साथ ही इसमें अंतर क्या है, इन दोनों गुटों के जो फाइटर जेट बनेंगे उनमें समय अंतराल क्या है, और सारी चीजें यहाँ पर आपको अब हम बताते हैं। साथियों देखिए, पहले तो यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यूरोप में। एक चल रहा है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम और दूसरे का नाम है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। 2 प्रोग्राम यहाँ पर चल रहे हैं। अगर बात करें ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की, तो इसका नेतृत्व यूके, इटली और जापान ये इसमें शामिल हैं।
वहीं यह 6th जनरेशन का स्टेल्थ जो है कि फाइटर जेट बना रहे हैं, जिसका लक्ष्य है कि ये 2035 तक इनको सेवाओं में ले आए, यानी कि 2035 तक इसको फाइटर जेट को उतार दें, अपनी वायुसेना तक जो है कि पहुंचा दें। साथियों, इसमें एआई पावर्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी, यानी कि रडार द्वारा इसको पकड़ा नहीं जा सकेगा। साथ ही यह मैन्ड अनमैन्ड टीम होगी, यानी कि इसको इस तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि 6th जनरेशन का है तो आप सभी लोगों को पता है अभी ड्रोन वार कितना चला है। तो आने वाले समय में इसको ऐसा बनाया जा रहा है कि यहाँ पर ये फाइटर जेट होगा और साथ में इसके दो और जो है आप समझिए तो मतलब सिंपल भाषा में दो ड्रोन ही होंगे, जिनको की ऑपरेट ये जो मेन जेट होगा ये वाला करेगा, ये पायलट वाला होगा। इन दोनों में कोई व्यक्ति नहीं होगा, ये बिना किसी व्यक्ति के होंगे। यानी कि एक तरीके से जिस तरीके से अभी फिलहाल में जो युद्धपोत चलते हैं जो पानी में, उनके साथ जैसे उनकी पूरी टीम होती है, उस तरीके से ये फाइटर जेट जो है कि हवा में चलेंगे। साथ ही साथ यह ग्राउंड स्टेशन से संपर्क करेंगे, तुरंत जो है कि स्थिति को अपडेट करते रहेंगे। जैसे सैटेलाइट से हम लोग इमेजेस प्राप्त करते हैं, जानकारियां जुटाते हैं, तो वो उस तरीके से यहाँ पर अपनी सारी जानकारी जो है कि ग्राउंड स्टेशन पर भी देता रहेगा और अन्य साथियों के साथ भी जो है कि यहाँ पर साझा करता रहेगा। अब बात करें फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम की, तो देखिए इसमें जो है वो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन, ये तीनों देश यहाँ पर शामिल हैं। और यह जो बना रहे हैं इसका नाम है न्यू जनरेशन फाइटर, यानी कि NGF। साथियों, इसका लक्ष्य है कि ये 2040 तक सेवा में आएगा, यानी कि इससे करीबन 5 साल अधिक इसको समय लगेगा। यह नेटवर्क इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट पर काम करेगा। साथ ही यह फाइटर, ड्रोन स्वार्म और डिजिटल वार, इस तरीके से करके इसमें सारी चीजें होंगी। यानी कि इसमें फाइटर जेट होगा, ड्रोन होंगे, मैंने जो ये बताया ये इस तरीके से, फिर इसमें डिजिटल वार भी होगा, यानी कि सारी चीजें जो है वो मैक्सिमम डिजिटलाइज्ड हो जाएंगी। एआई का यूज इसमें अधिक होगा। साथियों, यह बेल्जियम भी जो है कि इसमें शामिल होगा, यानी कि बेल्जियम भी जो देश है वो इसमें शामिल है और हो सकता है कि भारत इन दोनों में से किसी एक जुट में फिलहाल शामिल होने का जो है कि होगा। अब आगे बात करें कि संसदीय समिति क्या कह रही है। जो संसदीय समिति ने इस रिपोर्ट को दिया है वो क्या कह रही है, तो देखिए, रक्षा अस्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार वायुसेना दोनों में से एक गुट के साथ यहां पर मिलकर 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार करेगी, उस पर विचार कर रही है, जिसमें कि हम जो है पीछे न हो जाएं कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में। रक्षा मंत्रालय ने जो संसदीय समिति है उसको सूचित कर दिया है। CDS जनरल अनिल चौहान ने भी यहाँ पर बयान दे दिया है और उन्होंने बयान देकर इस जानकारी को दिया। साथ ही 18 मार्च 2026 को यहाँ पर लोकसभा में रिपोर्ट भी जो है कि पेश हो चुकी है। अब साथियों, बात करें कि यह एक ऐतिहासिक कदम है कि भारत पहली बार किसी 6वीं पीढ़ी के यूरोपीय कार्यक्रम में शामिल होने पर विचार कर रहा है। यानी कि भारत जहां सोच रहा था कि अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए, इंडिजीनियस यहाँ पर फाइटर जेट्स जो है डेवलप किए जाए, वहीं अब भारत, यह पहली बार होगा कि भारत जो है वो यूरोपीय देशों के साथ जो है अपना शेयरिंग करेगा, उनके साथ जो है कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। अब बात करें कि जो अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे उनमें खूबियां क्या क्या होंगी, किस तरीके के वो लड़ाकू विमान होंगे, तो देखिए, यहाँ पर AI ड्रिवन वॉरफेयर होगा, यानी कि जो AI है, इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे द्वारा यहाँ पर युद्ध जो है संचालित होगा। साथ ही हाइपरसोनिक स्पीड होगी, यानी कि साउंड से 5 गुना यहाँ पर जो है कि 5 मैक प्लस की यहाँ पर स्पीड होगी। साथ ही यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस होंगे, यानी कि इनको रडार जो है वो पकड़ने में असमर्थ होंगे, रडार इनको नहीं पकड़ पाएंगे। साथ ही ड्रोन श्रवण कंट्रोल होगा, यानी कि ड्रोन झुंड नियंत्रण होगा, यानी कि इनके साथ फाइटर जेट के साथ साथ ड्रोन भी जो है कि इनके साथ फ्लाई करेंगे और उन सभी का जो कंट्रोल होगा वो एक व्यक्ति, एक वो फाइटर जेट का जो मतलब कि जो उसको उड़ा रहा होगा उसके पास उसका पूरा कंट्रोल होगा। यह डायरेक्टेड एनर्जी होगी इनके पास, लेजर और ऊर्जा हथियार इसके पास होंगे। साथ ही यह नेटवर्क सेंट्राइज होगा, यानी कि नेटवर्क केंद्रीकृत युद्ध प्रणाली का ये यूज करेगा, यानी कि एक तरीके से ये उड़ते उड़ते युद्ध तो करेगा ही, साथ में जो भी जानकारियां हैं वो एक जगह पर भेजेगा, अपने सारे साथियों को साझा करेगा, यानी कि खुद के अंदर ही बहुत सारे इसके अंदर सिस्टम होंगे। अब बात करें कि भारत की शर्तें क्या होंगी अगर वो किसी भी गुट के साथ शामिल होता है, तो समझिए कि भारत जो है वो तकनीकी हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के विषय में बात करेगा, यानी कि सिर्फ खरीदार नहीं बनना चाहता है भारत चाहता है कि उसको भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी दिया जाए, जो टेक्नोलॉजी है उसको
भारत को भी यहाँ पर साझा की जाए। साथ ही बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि IPR भी भारत चाहता है। भारत को तकनीकी हिस्सेदार बनना होगा और डिजाइन व निर्माण में भी भूमिका भारत चाहेगा। भारत चाहेगा कि मेक इन इंडिया के तहत जो भारत में बनने का मौका मिले यानी कि उन फाइटर जेट्स को भारत में बनाया जाए। साथ ही रणनीतिक स्वायत्ता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहेगा। हमारी विदेश नीति में समझौता नहीं होगा, यानी कि अन्य देशों के साथ या फिर किसी भी तरीके से यहाँ पर यह विदेश नीति के साथ यह समझौता नहीं होगा। अब बात करें साथियों हमारा जो AMCA प्रोग्राम है और जो छठी पीढ़ी की जो फाइटर जेट होंगे इनके बीच का अंतर कि क्या AMCA को भारत छोड़ देगा, यानी कि उसको क्या छोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। साथियों जो AMCA है यह 5वीं पीढ़ी का प्रोग्राम है। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान इसके द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि HAL जो हमारी हाल कंपनी है और जो ADA है इनके द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। 2025 में इसके प्रोटोटाइप को यहाँ पर मंजूरी मिल गई थी। साफरन इंजन को चुना गया था यहाँ पर लगाने के लिए और आप सभी को पता है उसमें डिले हुआ इंजन आने में, जिसके वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही थी। वहीं वायुसेना की यह रीढ़ बनेगा और 2030 से जो है कि यह सेवाओं में आ सकेगा, यानी कि यह उम्मीद है कि लगभग 2030 तक यह सेवाओं में आ जाएगा। वहीं जो छठवीं पीढ़ी के जो GCAP हैं या फिर जो FCAP हैं, इन दोनों प्रोग्राम्स की बात करें तो ये यूरोपीय साझेदारी से जो है कि बनेंगे। वहीं 2035 से लेकर 2040 तक लक्ष्य रखा गया है कि तब तक ये आएंगे। साथ ही यह AI और हाइपरसोनिक के साथ साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। यह AMCA को बदलेगा नहीं, बल्कि इन दोनों के मिक्स करके यानी कि इन दोनों के मिश्रण से जो है कि भारतीय सेना को मजबूती दी जाएगी, यानी कि हाई लो मिक्सर स्ट्रेटजी का यूज किया जाएगा और श्रेष्ठतम तकनीक तक की जो है वो भारत की पहुंच बनाई जाएगी। साथियों रणनीति है कि इन दोनों प्रोग्राम्स को मिलाकर भारत को एक बेहतर जो है कि वायुसेना को मतलब सशक्त बनाने का यहाँ पर काम किया जाए। अब साथियों जो अन्य विकल्प हैं भारत के सामने और क्या विकल्प हैं अगर बात करें तो आप सभी को पता है अमेरिका तैयार है हमको बेचने के लिए F-35, वही F-35 जिसको कि अभी ईरान ने मारने का दावा किया है। साथ में हमको रसिया द्वारा भी यहाँ पर मिल रहा है सुखोई जो 57 फालेन है, यह रूस भी कह रहा है कि आप यह हमसे खरीद लीजिए, यह भी तैयार है। साथ ही जो हमारा अगला है GCAP और FCAS, यानी कि हम खुद यहाँ पर शामिल होकर इनमें से किसी ग्रुप में यूरोप के साथ और अपना छठी पीढ़ी का जो है वो फाइटर जेट बनाने के लिए जो है कि आगे बढ़ सकें। तो देखिए भारत यहाँ पर अमेरिका द्वारा भी भारत को पेशकश मिली है और ये तो जो सुखोई है रसिया का, इसमें तो पुरानी मतलब दिलचस्पी भारत ने भी दिखाई थी, लेकिन फोकस में फिलहाल क्या है तो वो यूरोप के साथ मिलकर यहाँ पर अपने जो कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाना है। अब साथियों बात करें यहाँ पर कि इसमें चुनौतियां क्या आएंगी यूरोप के साथ जब हम उनके साथ साझेदारी करेंगे, तो देखिए जो यूरोपीय गुट में शामिल होना जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि छठवीं पीढ़ी का यहाँ पर जो है वो भारी लागत लगेगी, क्योंकि हमारा फंड ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये जो छठवीं पीढ़ी के कार्यक्रम बेहद महंगे होते हैं और प्रति विमान लागत वो करोड़ों रुपए जो है करोड़ों डॉलर में जो है कि वो पड़ सकती है। साथ ही इसमें देरी का खतरा है, क्योंकि जो GCAP है वही बनने में लगभग 2035 तक का समय लगेगा और जो FCAS है इसको बनने में लगभग 2040 तक ये जो है कि सेवाओं में आ पाएगा। वहीं तकनीक साझा करने की अनिच्छा भी हो सकती है, यानी कि यूरोपीय देश अपने सबसे संवेदनशील तकनीक को साझा करने में हिचकिचाते हैं, आप सभी को पता है, और हो सकता है कि ये फिर जो है कि अपने यहाँ पर भारत को तकनीक साझा ना करे तो ये दिक्कत का भी भारत को सामना करना पड़ सकता है। वहीं बातचीत जो है उनके बीच में जटिल होगी, क्योंकि IPR और TOT और भारत जो है भारत की भूमिका लंबी कूटनीतिक वार्ता की होगी यहाँ पर। तो कुल मिलाजुलाकर यहाँ पर चुनौतियां भी हैं, लेकिन भारत के पास ऑप्शन भी है और कोई चारा भी नहीं है कि खुद को जो है कि यहाँ पर वो मजबूत करने का। अगर हमको अन्य चीजों को टारगेट करना है, जो हमारे दुश्मन देश हैं जैसे कि चाइना है, अगर हमको टेक्नोलॉजी में उससे आगे निकलना है तो हमको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वास्तविकता है और हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं उपलब्ध है कि हम स्वदेश से यानी कि खुद से जो है कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट यहाँ पर बना सके। साथियों उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। बाकी आप लोग की अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। बाकी अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
अपनी राय कमेंट में बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।